नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त वंश का कला एवं साहित्य। तो शुरू करते हैं मित्रों। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो इन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्म अनुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो ध्यान रखें आप, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये दो गुप्त सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। फायान का नाम आया है यहाँ पर। फायान ने अपना ग्रंथ फोको की लिखा है, जिसमें इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का वर्णन किया है। तो ये भी आप ध्यान रखें। चीनी यात्री फायान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और इसी की तरह इसके बाद में एक चीनी यात्री हैनसांग जो था, सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था और उसका ग्रंथ सीयुकी था। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था, अर्थात टैक्स कम लगता था, कर कम लगते थे। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास। देखिए मित्रों, यहाँ पर कालिदास नाम आया है, तो यहाँ मैं और बता दूं कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है, यह कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना है और इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। यह 7 अंकों का नाटक है, जिसमें मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला तथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय कथा है। रघुवंशम यह 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें दिलीप से अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। तो ये आप ध्यान रखें। कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जिसमें ऋतुसंहार है। यह खंड काव्य है, जिसमें भारत की 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसी तरह से मेघदूतम है। यह खंड काव्य है। इसमें यक्ष यक्षिणी के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। कुमार संभव है। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम है। कालक्रम के आधार पर यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें 5 अंक हैं और इसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रणय की कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास का एक और है रचना विक्रमोर्वशीय। इस नाटक में पुरूरवा ऋषि और उर्वशी की प्रणय कथा को मत्स्य राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी के
प्रणय आख्यान रूप दे दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक क्षुद्रक। मत्स्यकटिकम नाटक में निर्धन ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त का गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। यह संस्कृत का महाकोश कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अमर सिंह और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, इस बात का भी ध्यान रखें। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। इस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर आर्यभट्ट नाम आया है। आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री हुए हैं। इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। साथ में यह भी बताया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इन्होंने वृत्त की परिधि मापने की विधि भी ढूंढ निकाली और पाई का मान 22/7 बताया। शून्य का आविष्कार किया इन्होंने और दशमलव का भी आविष्कार किया था। तो दशमलव का आविष्कार भी इनके द्वारा ही किया गया। तो ये बातें और जानने वाली थी। वराहमिहिर ये चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न माने जाते हैं। वराहमिहिर यह गुप्तकालीन ज्योतिषी माने जाते थे। इन्होंने भारत व यूनान के ज्योतिषियों को मिलाकर रोमन व पोलिस नामक नए सिद्धांत दिए। इसे होरा पद्धति का जनक माना जाता है। होरा जन्म कुंडली पद्धति जो होती है उसे बोलते हैं। इनके द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, योग माया, विवाह पटल, लघु जातक। तो ये और भी ग्रंथ लिखे गए हैं इनके द्वारा। इसी तरह से ब्रह्मगुप्त नाम आया है। ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ थे। इनका संबंध भीनमाल जालोर से था। इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था और इनके ग्रंथ जो थे उनमें है ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत इनका प्रमुख ग्रंथ था। खंड खाद्य भी इनका ग्रंथ है। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये कुछ और जानने वाली बातें थी जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसमें हम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ जो नाम आए हैं उनके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा और जान रहे हैं।
तो आप अच्छे से जान लें इनको। ये जो हैं अजंता की गुफाओं का नाम आया है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं वर्तमान में। ये इनकी खोज अलेक्जेंडर द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है। इन अजंता की गुफाओं का जो विषय है वो धार्मिक है। ये गुफाएं 29 हैं, ध्यान रखें आप। गुप्त काल से संबंधित 3 गुफाएं हैं, 16, 17 और 19। वर्तमान में यहाँ पर 6 गुफाओं में चित्र विद्यमान है, इसका भी आप ध्यान रखें। गुफा 1 और 2 चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है। गुफा 9 और 10 सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी की। गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा 17 में सर्वाधिक चित्र होने के कारण इसे चित्रशाला कहा जाता है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली स्थित लोह स्तंभ, इस पर चंद्र नाम उत्कीर्ण है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का माना जाता है। नालंदा बिहार में है और यहाँ गुप्तों का बनाया हुआ नालंदा विश्वविद्यालय था और यहीं पर बुद्ध की तांबे की मूर्ति है 80 फुट ऊंची। सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट की बुद्ध की तांबे की प्रतिमा भी गुप्त काल की मानी जाती है। अब पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, यानी ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान, तो ये इनके कर्तव्य माने जाते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था, यानी जाति आधारित व्यवसाय का अब थोड़ा बंधन कम हो गया था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था, अर्थात जो वर्ण थे वो जन्म के आधार पर चलते आ रहे थे। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, यानी स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। प्रथा प्रथा नहीं थी, जैसा कि अंग्रेजों के आने से पहले प्रथा प्रथा विपक्ष रूप में विद्यमान थी, किंतु गुप्त काल में प्रथा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है। गुप्त काल में सोने की मुद्राएं चलती थी। ये समुद्रगुप्त की मुद्रा है, स्वर्ण की मुद्रा। इसी तरह से ये स्वर्ण मुद्राएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोने की मुद्राएं हैं ये भी। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। स्त्रियों को अपना पति चुनने की आज़ादी थी। स्वयंवर प्रथा चलती थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां
मुर्दावसिक्त, कर्ण, अंबष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी, यानी ये जातियां उग्र स्वभाव वाली थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है, यानी नारियों की स्थिति अच्छी थी, आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।